बाबा सलीम हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा सलीम साहब, सबसे पहले तो आपका अपना ओपिनियन अब क्या है साहिर के हवाले से? ख़ास तौर पे आपने इंटरव्यू भी किया, टाइम भी गुजारा उसके साथ, किस हद तक उसकी इन्वॉल्वमेंट है? एक तो सारे ड्रग कार्टेल है, दूसरा एक मर्डर है, कितना इन्वॉल्व लगा आपको वो? देखिए, साहिर का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, ना वो इस पूरे मामले में कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन कराची में लोगों को इम्पोर्टेड वीड बेचने वाले मुलजिमों में इसका बड़ा नाम है। बेसिकली 3 बड़े नाम थे कराची में जो कि वीड के बड़े डीलर्स थे। उनमें से एक मारा जा चुका कार एक्सीडेंट में, एक कुछ अरसे पहले गिरफ़्तार हुआ, और अब ये साहिर थे जो बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे थे। और ये बेसिकली वीड को आम करने वाला आदमी है जो शहर में नौजवानों की रगों में जहर घोलता है, और इसने घर में भी उगाने की कोशिश की। अब तो पुलिस ने भी इसको कबूल कर लिया, अदालत में लिख के दे दिया है। हमें पहले से पता था। इससे जब मैंने इंटरव्यू किया, इससे मैंने कुछ सवालात किए, तो इसने मुझे बड़ा क्लियर ये बताया था कि ये जो वीड है ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये राब्ते में है और वहाँ तक भी पहुँचाई जा रही होती है। साजिद हसन साहब, क्योंकि जो मेन इंटरेस्ट में है लोगों का, क्योंकि वो एक बड़े एक्टर हैं, लोग उनसे एसोसिएट करते हैं, लोग कह रहे हैं उनको एज अ वालिद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, अगरचे अब एडल्ट है उनका बेटा। और साजिद हसन साहब मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर ये कह भी रहे हैं कि मेरे साथ पुलिस बहुत बुरा करी है, मैं एक गरीब एक्टर हूँ। क्या इस किस्म का सलूक करी है पुलिस, या आपके ख्याल से कि गलत पेरेंटिंग उनसे हो गई है? पेरेंटिंग तो हो ही नहीं है, गलत और सही तो बात की बात है। मैं इस बच्चे से मिला हूँ, मैंने इसके साथ काफ़ी गुफ्तगू की है, और मैं इसके वालिद साहब के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मशरक़ और मगरिब की तहज़ीब का फ़र्क है वो इनके घर में गालबन मौजूद है। ये बड़ा क्लियर है ये लड़का। इससे मैंने पूछा तुम्हारी बीवी को पता है तुम ड्रग बेचते हो? ये कहता है मेरी बीवी को पता है, वो हैदराबाद की रहने वाली हैं गालबन, और ये भी इसी ने बताया मुझे। और फिर मैंने इससे पूछा तुम्हारी फैमिली तुमको रोकती नहीं है? वो कहता है कोई मुझे मना नहीं करता है। घर में अगर वीट की प्लांटेशन करने जा रहा है कोई लड़का, घर में नज़र तो आ रहा है ना। साजिद साहब यकीनन उसी घर में रहते हैं जिसमें ये इनका बेटा साहिबजादे इनके रहते हैं, और उसके बावजूद घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और देखें, वीट का नशा करने वाला जो है ना, वो उसके बगैर रह नहीं पाता। ये धुआं जो है बड़ा गंदी स्मेल होती है, इसकी स्मेल जब ये लोग पी रहे होते हैं घर में, छत पे, टेरिस में, कहीं तो पीता होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। घर में पौधे लगा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपके मैनेजर के अकाउंट में पैसे मंगवा रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो फिर आप पेरेंटिंग आपने की क्या है? तो साजिद साहब से पेरेंटिंग तो हो नहीं सकी मेरे ख्याल से। बट डू यू थिंक ही इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड? एक बात है कि आप आंखें बंद कर लें, एक बात है कि आप इन्वॉल्व भी हों उसमें। नहीं, साजिद साहब मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने बहुत तफसीली इससे गुफ्तगू की थी। तो साजिद साहब बहरहाल इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन उनको इल्म ज़रूर था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ किसी भी सूरत कि साजिद साहब के इल्म में नहीं था कि उनके साहबजादे क्या गुल खिला रहे हैं। गुल तो नहीं खिला रहे थे, वो मेरे ख्याल से पॉपी सीड्स खिला रहे थे, जो ड्रग के फूल होते हैं वो खिला रहे थे। वो उनके इल्म में था, उन्हें रोकना चाहिए था, उन्होंने रोका नहीं। उसके जो इनका साजिद साहब का मैनेजर है, उसने आके पुलिस को जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया था उसमें उसने कहा था कि मैंने शिकायत की है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये साहिर मेरे अकाउंट में पैसे क्यों मंगा रहा है। अच्छा, वो जो जिस अकाउंट से उसने पैसे मंगाए उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। तो वो अगर साजिद साहब उस वक्त भी नहीं रोक सके तो फिर तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि आप चाहते नहीं थे कि आपका बच्चा इस तरह पैसे कमाने से रुके, क्योंकि पैसा बहुत कमा रहा था, वो ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, डबल कर रहा था अपने पैसे को वो। और इसने इंटरव्यू में बोला भी है मैं छोटा अमाउंट लगा के बड़ा अमाउंट निकाल लेता था। तो ये तो अंधा पैसा आ रहा होगा, वो उन्हें बुरा नहीं लग रहा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मकाना शिराज के मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान से कराची वापस आने की फुटेज भी मिल गई है, कितनी अहम है ये फुटेज? देखिए, इस फुटेज में चेहरे तो नज़र आ नहीं रहे, और फरिया साहिबा इस फुटेज को दिखाया गया अरमगान को और जो इसके साथ मुलजिम है शिराज उसको, और दोनों ने इसको इंडोर्स किया, हाँ जी ये वही सुजुकी है जिसमें बैठ के हम वापस आए हैं। ना इनको उस सुजुकी का नंबर पता है, ना उस ड्राइवर का नाम पता है। तो सिर्फ इनके बयान की तस्दीक के लिए इनिशियली जो शिराज ने स्टेटमेंट दिया था कि जी हम एक सुजुकी के ज़रिए कराची में, नॉर्थ कराची में 4 के चौरंगी तक पहुँचे थे 3000 रुपये दे के उस सुजुकी वाले को, उस बयान की तस्दीक की हद तक ये CCTV बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि उसमें चेहरे नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको अदालत में बाकायदा कोई सबूत बना के ये पेश करेंगे। अलबत्ता इसको पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लिया गया है और इस वक्त भी ये एविडेंसेस के साथ पैरेलल रखी हुई है पुलिस ने अपने पास। साहिर के हवाले से मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था, आपने कहा था वो जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तो हम इतना तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि दे आर बिग नेम्स जिनको ये ड्रग प्रोवाइड कर रहे थे। वेरी वेरी बिग नेम्स। मेरे 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 सामने उसने बाज नाम लिए। मेरे पास मैं कह सकता हूँ चलें कि मेरे पास कुछ सबूत भी हैं। इसने जिन बड़े लोगों के नाम लिए वो करोड़पति नहीं अरबपति बिजनेसमैन हैं, उसमें पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं। और आप और मैं चूँकि साहिर शायद साजिद हसन साहब की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट है तो बात करें। इसके साथ एक गिरफ्तारी और की है CIA पुलिस ने कराची में। फैज़ी नाम का मुल्ज़िम है, हम इस पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये फैज़ी नाम का मुल्ज़िम बेसिकली कोकेन बेचने वाला मुल्ज़िम है, कराची के बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। और इसने जो नाम लिए हैं उस पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने इसका रिमांड नहीं लिया, रात को कोई 3-3:30 बजे इसको गिरफ्तार किया है, सुबह 12 बजे से जेल भेज दिया है। इसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट पुलिस नहीं बना सकी सिर्फ इसलिए कि जिस किस्म के नाम ये कोकेन का ड्रग डीलर फैज़ी ले रहा था, पुलिस जो नीचे के एहलकार हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, जो निचले दर्जे के अफसर हैं, उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो नोट डाउन कर सकें वो नाम, तो उसको उन्होंने भेज दिया जेल। और जहाँ तक साहिर है उसने जो नाम लिए उनको कर दिया हज़फ इंटरोगेशन से और अपनी इन्वेस्टिगेशन से। और साहिर साहब चूँकि सबूतों के साथ पकड़े गए थे, इस वजह से वो अब कानून के सारे मामलात को उनको फेस करना पड़ रहा है जेल में अब वो। राइट, सो इसमें आपने कहा कि पॉलिटिशियंस के भी कुछ लोग हैं, पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व या उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, बिजनेसमैन हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से भी लोग हैं। यस, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक खातून एक्ट्रेस हैं जिनका फैज़ी नाम लेता रहा है। इब्तदाई तौर पे गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद उससे पूछा गया था किस किस को फ़राहम करते हो, कौन कौन लोग हैं, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वो मतलब इतनी मशहूर एक्ट्रेस है, वो इंडिया से भी काम करके पाकिस्तान आई हुई हैं और वो अकेली नहीं है। इसके साथ इसने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो सुन के मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है वो पुलिस अफसर कांप गया था। उसने बोला यार ये इतने बड़े लोग हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, अगर मैं वाक़तन ये इनके पीछे इनकी गिरफ्तारियों के लिए या इनसे सवाल जवाब करने के लिए बुला लूँ या फैज़ी के ख़िलाफ़ इनको गवाह बनाने की कोशिश करूँ तो शायद मेरी नौकरी नहीं बचेगी। ये उन लोगों के अल्फाज हैं जो इनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे। तो पुलिस अफसर चाह रहे थे कि हम काम करें, हम आगे बढ़ें इस केस में, उन लोगों से भी सवाल जवाब करें, लेकिन आप जानती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर किस किस्म का होता है। उमूमी तौर पे इदारों पे पुलिस अफसर घबरा जाते हैं, नहीं कर पाए वो अपना काम पूरा, जेल भेज दिया इसको फैज़ी को। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस किस्म की सूरत हाल है और जो कुछ इन लोगों ने हमें बताया है, जो कुछ पुलिस को मालूम चला है इस दफ़ा ड्रग कार्टेल्स की इन्वेस्टिगेशन में, वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हम टीवी पे हीरो हीरोइन समझते हैं, उनकी खूबसूरती के चर्चे हैं, हम शायद उनके मैं नहीं कह सकता कि उनका किरदार वैसे कैसा होगा, लेकिन जो मुल्ज़िमों ने उनके नाम लेके बताया तो उसके बाद मेरा तो दिल बड़ा दुख गया कि यार पाकिस्तान की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ख़ास तौर पे तबाही के दहाने पे नहीं खड़ी फरिया, ये तबाह हो चुकी है ऑलमोस्ट। चंद लोग ही बचे होंगे शायद जो अब इन इस किस्म की पार्टीज़ का हिस्सा नहीं है, इन लोगों के साथ इनके रवाबित नहीं है, शायद थोड़े लोग हैं। सो आपने चंद घंटे पहले ये खबर ब्रेक की है कि FIA ने मुल्ज़िम अहमद खान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और ये कितने मुश्किल में है इस वक्त अहमद खान? देखिए यार, 9 मुकदमात की को साइट किया है FIA ने अपनी FIR में। ये 6/2025 FIR है और FIA का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल है उसमें ये FIR की गई है। उन्होंने एक रेड किया था और वहाँ से अरमुगान के घर से कुछ लैपटॉप्स लिए थे, उनको कुछ स्क्रिप्ट्स मिले। उन स्क्रिप्ट्स में बाकायदा कॉल सेंटर एजेंट्स को बताया गया था कि आपने पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में जब लोगों से बात करनी है तो उनसे बात किस तरीके से करनी है, पूरी स्क्रिप्टिंग करके उनको तैयार किया जाता था एजेंट्स को। इस FIR में इन्होंने बताया कि 25 कम से कम एक शिफ्ट में एजेंट्स होते थे जो काम करते थे। 3 से 4 लाख डॉलर माहाना ये कमा रहा था। अमेरिका की 2 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के नाम्स
को इस्तेमाल कर रहे थे इसके एजेंट्स, और उनका नुमाइंदा बन के कॉल करते थे और उनसे इनिशियली $400 से $999 तक की एक ट्रांजैक्शन कराते थे। अमेरिकन नेशनल्स के जो हसास मालूमात हैं, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक इन्फॉर्मेशन है, वो उनसे हासिल की जाती थी, उनके बैंक अकाउंट्स को खाली किया जाता था और उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो जाता था। इसमें लड़के भी शामिल हैं, इसमें लड़कियाँ भी शामिल थीं, कॉल सेंटर एजेंट्स, उनके भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो FIA कर चुकी है। इस FIA की इस FIR में जो अरमुगान के ख़िलाफ़ है, ये ग़ालिबन 10वीं FIR है और इस FIR में इसकी लग्जरी गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात हैं। ये पहले अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट इसके पास अमेरिका में मौजूद थे। इसकी अपनी कंपनी है AIDA, आइडा के नाम से, वो इसने मैरीलैंड में USA में रजिस्टर करा रखी है। पैसा उस अकाउंट में गिरता था, वहाँ से फिर 2 मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल करेंसी के, उसमें वो पैसा जाता था। ये डिजिटल करेंसी में ये काला धन जो है वो कन्वर्ट होता था, उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता था।